नमस्ते दोस्तों, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हर्मिटियन ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था और हम इस लेक्चर के अंदर जो पढ़ेंगे वो नॉर्मलाइजेशन एंड ऑर्थोगोनल कंडीशन को पढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन को जो है वो प्रासामान्यीकरण कहते हैं और ऑर्थोगोनल को लंबिकताकरण कहते हैं, जिसके बारे में हम ये यहाँ पर आज पढ़ेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। देखिए, प्रसामान्यीकरण जो नॉर्मलाइजेशन होता है इसका एग्जैक्टली फिजिकल मीनिंग क्या होता है। एग्जैक्टली हम नॉर्मलाइजेशन करते हैं बहुत बार वेव फंक्शंस का, लेकिन हमें उसका मीनिंग पता नहीं होता, तो हम एग्जैक्टली उसी को आज मेन फोकस हमारा उसी पर रहेगा कि इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या होता है। देखो, मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, ये लिखी है मैंने नॉर्मलाइजेशन के लिए लिखी है, मैंने लाइन लिखी है। तो लाइन क्या लिखी है मैंने यहाँ पर कि इट इंडिकेट द फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, एक फ्लो होता है किसका, प्रोबेबिलिटी का, मतलब चांस का, ठीक है, प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता का, ऑफ एग्जिस्टेंस फिजिकल ऑब्जेक्ट इट रिप्रेजेंट थ्रू स्पेस एंड टाइम, यानी कि किसी भी स्पेस और टाइम में, स्पेस टाइम का मतलब है कोई भी जगह जहां पर है वहां पर किसी भी ऑब्जेक्ट का पाया जाना, उसकी जो प्रायिकता जो होती है उसको एग्जैक्टली हम क्या कहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। और क्वांटम मैकेनिक्स में किसी भी ऑब्जेक्ट के पाए जाने के लिए जो डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, जो हिंट जो दिया जाता है, वो वेव फंक्शन के थ्रू दिया, जिससे हम स्टेट फंक्शन भी कहते हैं कई बार हम लोग। तो मैंने उसके लिए क्या लिखा है, देखो कि द स्टेट फंक्शन जो कि साई आर और टी, इसको मैं आगे नीचे डिस्क्राइब करूंगा, प्ले द रोल ऑफ प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड, यानी कि जो स्टेट फंक्शन जो दिया आपका, यानी कि मान लिया कोई भी आपका एक ऑब्जेक्ट है वो यहाँ रखा है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए हम हमेशा एक वेव फंक्शन हम इसके लिए असाइन करते हैं, इसको डिस्क्राइब करने के लिए वेव फंक्शन को एसोसिएट किया जाता है वहां पर। और वो वेव फंक्शन वो क्या बताता है आपका, वो हमेशा प्रोबेबिलिटी एम्पलीट्यूड के बारे में बताता है हमेशा आपको। और यहाँ पे जो मैंने वेव फंक्शन साई आर कोमा टी लिखा है, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है कि साई वेव फंक्शन है, वो किसका वेव फंक्शन है, वो आर जो है वो क्या है, एक्स वाई जेड, यानी कि किसी भी स्थिति के बारे में, वो एक्स में कितना है, वाई में कितना है और आपके जेड में कितना है और किस टाइम पर उसकी क्या स्थिति है, ये इसका क्या कहलाता है, आपका वेव फंक्शन कहलाता है, जो कि किसी भी पार्टिकल की फिजिकल स्टेट को बताता है हमेशा। और अगर हम नॉर्मलाइजेशन को हम अगर क्वांटम मैकेनिक्स में अगर मैथमेटिकली देखें, मैकेनिक्स के तौर पे देखें हम उसे अगर, तो हम क्या लिखेंगे कि द प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होगा, वही आपका नॉर्मलाइजेशन आपका किसी वेव फंक्शन का, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंडिंग द पार्टिकल इन ए वॉल्यूम एलिमेंट डेल्टा वी, यानी कि मान लिया कोई भी एक हमारे पास वॉल्यूम है, कोई बॉक्स है हमारे पास में, उसके अंदर एक पार्टिकल है, उसके पाए जाने की जो प्रायिकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी जो है अराउंड द पॉइंट एक्स वाई जेड एट टाइम टी, यानी कि मान लिया मेरे पास ये पूरा एक कमरा है, यहाँ पर कोई पार्टिकल है, मुझे नहीं पता कि वो पार्टिकल कहाँ है। मान लिया हम किसी भी एक स्थिति को ले लेते हैं कि मान लिया ये पार्टिकल है, एक्स डायरेक्शन में कहीं भी हो सकता है, एग्जैक्टली है, तो इसके पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी है उसको हम नॉर्मलाइजेशन फंक्शन में कैसे लिखेंगे, मैं लिखता हूं देखो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए पार्टिकल इन ए वॉल्यूम एलिमेंट, वो कैसे लिखी जाएगी, वो आपका वेव फंक्शन जो होगा आपका, उसका एम्पलीट्यूड का क्या होगा, आपका स्क्वायर, उसका क्या होगा एम्पलीट्यूड, मतलब होगा यहाँ पर जो उसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे हम और उसका स्क्वायर करेंगे हम। यहाँ पर जो मैग्नीट्यूड निकाला जा रहा है एग्जैक्टली स्क्वायर में क्या होता है, कोई भी अगर -2 का आप स्क्वायर करते हो तो भी क्या आता है आपका +2 आता है, +4 आता है आपका, और 2 का स्क्वायर भी क्या होता है +4 आता है एग्जैक्टली। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हैपन हो रहा है कि ये जो वेव फंक्शन आपका दिया है ना, ये वेव फंक्शन कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और ये वेव फंक्शन क्या हो सकता है, रियल भी हो सकता है आपका। तो प्रोबेबिलिटी आपकी डिस्क्राइब कैसे की गई है, किसी भी एक वेव फंक्शन के एम्पलीट्यूड वो मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्विवेलेंट की गई है। एक चीज और नोटिस कीजिए, मान लिया इस r को हम केवल x मान लेते हैं, कि केवल इन x डायरेक्शन मान लेते हैं हम अगर, तो x डायरेक्शन में किसी भी पार्टिकल की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, -∞ से लेके +∞ तक होगा, कि किसी इसी रेंज में कहीं ना कहीं वो पार्टिकल हमें मिलेगा। एग्जैक्टली मैं उसे वहां लिखता हूं कि द फाइंडिंग ऑफ पार्टिकल इन रेंज ऑफ दिस, यानी कि पार्टिकल -∞ से +∞ में कहीं ना कहीं हमें x डायरेक्शन में हमें वो मिलेगा। और उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी इन x और t, यहाँ r नहीं x इन x डायरेक्शन, और डेल्टा v वॉल्यूम यहाँ पे डेल्टा l हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लिया हमने, केवल x लिया तो डेल्टा l हो जाएगा, पर मैंने वॉल्यूम ले लिया केवल मैंने यहाँ पे, और बाकी को मैंने यूनिट ले लिया इसलिए मैंने, और वो क्या होगा आपका
1 होगा आपका, क्योंकि प्रोबेबिलिटी आपकी अधिकतम क्या हो सकती है 1 हो सकती है, और आपकी न्यूनतम क्या होती है 0, यानी कि प्रोबेबिलिटी हमेशा वेरी करती है 0 से लेकर के 1 के बीच में हमेशा वेरी करती है आपकी। तो अगर यहाँ प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 1 के बराबर होगा, तो इस वेव फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, इसका यूज करके इस वेव फंक्शन कैसे लिख सकते हैं हम कि इसको मैं यही लिख देता हूँ कि इंटीग्रेशन माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट, इस प्रोबेबिलिटी वाली जगह मैं ये फंक्शन रख रहा हूँ, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर। तो वो क्या होगा, साई आपका x आपका t और ये आपका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और डेल्टा v इक्वल टू क्या हो गया आपका 1 हो गया। यानी कि ये एग्जैक्ट जो कंडीशन है ना, ये आपकी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन कहलाती है। और आपको ये भी रिमेंबर रखना है कि आपका जो ये वेव फंक्शन है वो क्या हो सकता है, वो रियल भी हो सकता है, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको मैं और डिस्क्राइब कर देता हूँ। इसको जो मेन जो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन जो लिखी जाती है वो हमेशा इस तरीके से लिखी जाती है, साई स्टार x और t इन वन डायरेक्शन लिख रहा हूँ, ठीक है, साई x और t और डेल्टा v इक्वल टू 0। एग्जैक्टली ये नॉर्मलाइजेशन की क्या होती है, आपकी कंडीशन होती है कि जो आपका वेव फंक्शन दिया है उसको आपको अगर उसे नॉर्मलाइज करते हैं तो वो आपके एग्जैक्टली क्या बताता है, वो प्रोबेबिलिटी बताता है। और एग्जैक्टली ये जो प्रोबेबिलिटी का जो आइडिया दिया था फर्स्ट टाइम पे, वो मैक्स बोर ने इसको फर्स्ट टाइम पे इंट्रोड्यूस किया था कि ये एक पर्टिकुलर वे होगा किसी पार्टिकल को फाइंड आउट करने का थ्रू नॉर्मलाइजेशन। तो हमने नॉर्मलाइजेशन में क्या देखा कि वो एग्जैक्टली क्या है, एक प्रोबेबिलिटी निकालने का एक वे है आपका, जिसका ये उसकी मैथमेटिकल कंडीशन यहाँ पर है। अगर ये सेटिस्फाई होती है, अगर सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है, ये यहाँ से 1 होगा, अगर वो किसी वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ में अगर गुणा करने पर और इंटीग्रेट करने में पूरा उसे अगर 1 आता है, इसका मतलब फंक्शन क्या है आपका, नॉर्मलाइज्ड है आपका, ठीक है। आपकी जो नेक्स्ट कंडीशन आती है वो क्या आती है आपकी, वो आती है ऑर्थोगोनलिटी कंडीशन की लांबिकता वाली कंडीशन आती है आपकी। इसको बेटर अंडरस्टैंड करने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने एक चौक है जो हॉरिजॉन्टल ली है जो मैंने यहाँ पे, और एक मैंने यहाँ पे वर्टिकल ली है यहाँ पे, एग्जैक्टली। तो वर्टिकल जो आपकी चाक है आपकी, इसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये क्या है, ये इस डायरेक्शन मूव कर रही है और ये इस डायरेक्शन मूव कर रही है। तो यानी कि ये चौक जो है इसका इस पर अगर कोई फर्क नहीं पड़ता, दिख रहा है आपको, ये अपने मोशन में है और ये अपने मोशन में है, तो इसका इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दोनों क्या हुए, दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हुए, मतलब क्या हुआ, दोनों आपस में क्या हुए, स्वतंत्र हुए। एग्जैक्टली यही डेफिनेशन यहां पर फॉलो की जाती है क्वांटम मैकेनिक्स में, कि कोई भी दो वेव फंक्शन जो है अगर एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं अगर, तो वो क्या कहलाते हैं, वो ऑर्थोगोनलिटी कहलाते हैं हमेशा। क्या कहलाते हैं हमेशा, ऑर्थोगोनलिटी। यानी कि आपको ऑर्थोगोनलिटी कभी भी अगर कहा जाए कि ये दो फंक्शन ऑर्थोगोनली है अगर, ठीक है, और दोनों फंक्शन क्या है, ऑर्थोगोनल, इसका मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन इसके ऊपर निर्भर नहीं करता, दोनों फंक्शन क्या है, इंडिपेंडेंट है, दोनों फंक्शन क्या है, स्वतंत्र है। उसके लिए जो मैथमेटिकल जो कंडीशन लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, वो ये लिखी जाती है कि मान लिया कोई भी एक वेव फंक्शन है मेरे पास, वो है साई एन, कोई एक वेव फंक्शन है मेरे पास में, और मेरे पास कोई दूसरा वेव फंक्शन है साई एम। क्या दूसरा फंक्शन क्या, साई एम हुआ मेरे पास में, और इन दोनों वेव फंक्शन का मैंने कहीं भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट किसी भी एक डायरेक्शन में कर दिया, वो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। यानी कि अगर वो 0 आता है अगर वो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो है वो ऑर्थोगोनल है, दोनों के दोनों जो एन साई एन और साई एम जो क्या आपस में दोनों वेव फंक्शन क्या है, ऑर्थोगोनली आपस में है, सेटिस्फाई उस कंडीशन को करते हैं। यानी कि नॉर्मलाइजेशन क्या बताता है हमें, प्रोबेबिलिटी बताता है हमें, और ऑर्थोगोनलिटी हमें क्या बताता है, किसी भी दो वेव फंक्शन की डिपेंडेंसी को हमें बताता है। इसलिए हमारे लिए दोनों शर्तें जो हैं, दोनों कंडीशन जो हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब एक पॉइंट ऑफ व्यू रखती हैं क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अब देखिए, आप एक कंडीशन देखिए, मैं ऑर्थोगोनल, इसको मैं कहूंगा ऑर्थोगोनलिटी, ठीक है। अब देखिए इन दोनों कंडीशन से एक नया एक ऑपरेटर या फिर एक नया एक फंक्शन इंट्रोड्यूस होता है, जिसको मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। आपकी ये वाली कंडीशन जो है वो क्या कहती है कि यहाँ दोनों वेव फंक्शन क्या है, एक ही है, यानी कि ये भी साई फंक्शन वही फंक्शन है जो कि है यही फंक्शन है। तो इस शर्त को मैं दोबारा लिखता हूं, अगर मैं कि अगर मैं इस शर्त को लिखता हूं कि साई एन और साई एम डेल्टा वी इक्वल टू अगर 1 होता है, तो क्या कंडीशन होती है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन होती है आपकी, ठीक है। कि 1 किसकी है,
नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, यानी कि ये हो गया नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। और इसमें क्या हुआ, इसमें n और m दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। n और m क्यों होने चाहिए, देखो यहाँ पर दोनों वेव फंक्शन क्या है, एक ही वेव फंक्शन, दोनों अलग अलग वेव फंक्शन नहीं है। और दूसरी कंडीशन क्या है हमारी, ये वाली कंडीशन है, जहां पे क्या कहता है कि वो n और m जो है वो दोनों क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने चाहिए। इंडिपेंडेंट होंगे तो ही तो ऑर्थोगोनल कंडीशन होगी। तो यानी कि यहां पर क्या कंडीशन है, यहां पर n नॉट इक्वल टू m, यानी कि n क्या होना नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू m होना चाहिए, यानी कि वो दोनों क्या होने चाहिए, इंडिपेंडेंट होने। यहाँ पे क्या होने चाहिए, दोनों डिपेंडेंट होने चाहिए हमेशा। तो आपने एक मैथमेटिक्स के अंदर एक फंक्शन पढ़ा होगा आपने, जिसे हम क्रॉनिकल डेल्टा भी कहते हैं, जिसे हम, वो क्या होता है आपका n और m, वो वेव फंक्शन आपको क्या बोलता है कि 0 n 1, जब n नॉट इक्वल टू m और n इक्वल टू n, ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ये इसे हम क्रॉनिकल डेल्टा कहते हैं, ठीक है। इसे हम क्रॉनिकल डेल्टा कहते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है कि जब n और m जब बराबर होंगे तो क्या होगा, 1 होगा, और बराबर नहीं होंगे तो क्या होगा, 0 होगा। तो हम इन दोनों वेव फंक्शन को क्या कर सकते हैं, कंबाइंड करके हम इस वेव फंक्शन को लिख सकते हैं। वो कैसे लिख सकते हैं एग्जैक्टली, वो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट साई n और साई आपका m डेल्टा v इक्वल टू डेल्टा m और n, सॉरी n और m, इसको हम एग्जैक्टली इस प्रकार लिख सकते हैं कि n और m अगर बराबर हुए तो क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या होगी, 1 हो जाएगी, और कंडीशन कौन सी बन जाएगी, नॉर्मलाइजेशन वाली कंडीशन बन जाएगी आपकी। एग्जैक्टली हुआ। इसे एक बार मैं रिपीट कर देता हूं कि अगर n और m अगर दोनों बराबर होते हैं, n और m दोनों बराबर होते हैं, तो क्रॉनिकल डेल्टा क्या किस में कन्वर्ट होगा, 1 के अंदर कन्वर्ट होगा। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये किसी कंडीशन हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन की कंडीशन हो जाएगी। और इन केस अगर n और m बराबर नहीं हुए तो क्या होगा, वो ऑर्थोगोनल वाली कंडीशन हो जाएगी, इन दोनों क्या हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो उसमें क्या होगा, n नॉट इक्वल टू m में क्या हो जाएगा, क्रॉनिकल डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 0 वैल्यू आएगी आपकी। आप यहाँ 0 रखोगे तो क्या होगा, वो ऑर्थोगोनल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि हमने दोनों नॉर्मलाइजेशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन दोनों हमने क्या कर दिया, कंबाइंड करके हमने इसको यहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया हमने। तो आज के इस लेक्चर में हमने बहुत ही 2 चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ी हमने, वो पढ़ी नॉर्मलाइजेशन कंडीशन और ऑर्थोगोनल कंडीशन। थैंक यू।